हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का हिंदी का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन बैंक का पार्ट 4 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 3 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 3 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम आपको हिंदी क्रैश कोर्स में टोटल 16 क्लास करवाएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। तो चलिए इसमें पार्ट 4 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रघुवीर साय अज्ञे जायसी या फिर रामविलास शर्मा। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिए, और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि जो निराला की साहित्य साधना है यह एक रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो है रामविलास शर्मा जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रामायण की रचना किस भाषा में है? सबसे पहले आपको यह याद रहना चाहिए, यह आपको पता रहना चाहिए कि रामायण किन की रचना है। तो रामायण जो रचना है वह महर्षि वाल्मीकि की रचना है। तो यह जो रामायण रचना है किस भाषा में यह रचना की गई थी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा? संस्कृत भाषा में, हिंदी में, उर्दू में या फिर अंग्रेजी में? तो रामायण संस्कृत भाषा में रचित रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, मतलब अमरकांत किस कहानी के लेखक हैं? ईदगाह के, ठेस के, मछली के या फिर बहादुर के? तो आपने हिंदी गोदुली के 6th चैप्टर में पढ़ा था कि अमरकांत जो है वे बहादुर पाठ के लेखक हैं, बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? मतलब कि जो बहादुर के पिताजी थे वे मारे गए थे, तो कहाँ मारे गए थे? युद्ध में, डकैती में, चोरी में या फिर चरवाही में? तो आप अच्छे से जानते हैं कि बहादुर के जो पिताजी थे वे युद्ध में मारे गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युद्ध में। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब द्विवेदी जी से यहाँ तात्पर्य है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसीलिए तो उन्होंने पाठ का नाम ही रख दिया था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लड़के ने पूछा था, लड़की ने पूछा था, पत्नी ने पूछा था या फिर नौकर ने पूछा था? तो एक लड़की थी, उसी लड़की ने द्विवेदी जी से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और उन्हीं के इन बात से उन्होंने विचार विमर्श करके एक पाठ का ही रचना कर दिया, जिस पाठ को आपने पढ़ा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लड़की ने। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण या फिर कहानी है? तो यह जो नागरी लिपि शीर्षक है, यह जो पाठ है, इस साहित्य की यह कौन सी विधा है? तो यह साहित्य की एक निबंध वाली विधा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? यह जो स्वदेशी पाठ है इसके रचनाकार कौन है? इसकी रचना किसने की है? प्रेमधन ने, मालधनी ने, श्यामधन ने या फिर प्रेमधन ने? यह रामधन है, यहाँ प्रेमधन है। तो हम डिफरेंस पढ़ लिए हैं। तो जो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं वे प्रेमधन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमधन। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन भाषा के, ब्रिटिश भाषा के, फ्रांसीसी या फिर चीनी भाषा के? तो ये जो रेनर मारिया रिल्के हैं ये एक जर्मन भाषा के कवि हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मन भाषा के। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। इससे पहले आपने पढ़ा कि नागरी लिपि जो पाठ है वह एक निबंध वाली विधा है। तो उसी प्रकार जित जित मैं निरखत हूँ यह किस प्रकार की विधा है? कहानी है, रिपोर्टाज है, साक्षात्कार है या फिर भाषण है? तो जित जित मैं निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार वाली विधा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साक्षात्कार। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो जो शंभू महाराज थे वे बिरजू महाराज के क्या लगते थे, कौन थे? मौसा थे, भाई थे, चाचा थे या फिर पिता थे? तो जो शंभू महाराज थे वे बिरजू महाराज के चाचा थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? तो शंभू महाराज थे। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है, मतलब लौट कर आऊँगा फिर विद्या नहीं, यहाँ विधा होना चाहिए था कि लौट कर आऊँगा फिर जो पाठ है यह किस प्रकार की विधा है? एक कविता, एक कहानी, एक निबंध या फिर एक साक्षात्कार है? तो जो लौट कर आऊँगा फिर यह एक कविता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यह काव्यखंड से लिया गया पाठ है, और आप पाठ में जानते हैं कि काव्यखंड में सिर्फ कविता ही होते हैं। पदखंड में जो होते हैं, जो गद्यखंड होते हैं उसी में रहता है कोई कहानी, कोई ललित निबंध, कोई भाषण, कोई साक्षात्कार, कोई व्यक्ति चित्र। लेकिन लौट कर आऊँगा फिर एक कविता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविता। विशेषण के भेद होते हैं, मतलब विशेषण के कितने भेद होते हैं? एक भेद, दो, तीन या फिर चार? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4।
कुंवर नारायण रचित पाठ है, मतलब कुंवर नारायण ने इनमें से किस पाठ की रचना की है? अक्षर ज्ञान की, एक वृक्ष की हत्या की, मछली की या फिर बहादुर की? तो जो एक वृक्ष की हत्या पाठ है, इसी पाठ की रचना कुंवर नारायण ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। या लकुटी अरु कमारिया पर राज तिहुपुर की तजी डारों, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह पंक्ति दिया गया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारों। तो यह जो पंक्ति है किसकी रचना है? गुरु नानक की, घनानंद की, रस खान की या फिर प्रेमधन की? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वे रस खान है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रस खान के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं, तो इससे पहले आपने पढ़ा बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के जो लेखक है वे कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी? तो जो भीमराव अम्बेडकर थे श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ के लेखक, उन्होंने ही बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर जी। संख्यावाचक विशेषण है, मतलब संख्यावाचक विशेषण कुल कितने हैं? 4 हैं, काला, थोड़ा या फिर अधिक। तो जो संख्यावाचक विशेषण है वह क्या हो जाएगा? आप अपने अंदाजा भी लगा सकते हैं। संख्यावाचक, तो संख्यावाचक विशेषण 4 है, क्योंकि संख्यावाचक विशेषण उसे कहा जाता है जिससे संख्या का बोध हो। तो यह तो काला है, यह थोड़ा है, यह अधिक है। थोड़ा अधिक है तो परिमाणवाचक हो गया, काला यह गुणवाचक हो गया। लेकिन जो संख्यावाचक विशेषण है 4 हो जाएगा, क्योंकि संख्या को बता रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ननकाना साहब का संबंध है, ये जो ननकाना साहब है इसका संबंध किससे है? गुरु नानक से, रस खान से, प्रेमधन से या फिर घनानंद से? तो जो ननकाना साहब का संबंध है वह गुरु नानक से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ननकाना साहब का संबंध गुरु नानक से है। नाखून हमारी खालिस्तान के अवशेष है, मतलब जो नाखून है वह हमारी किस चीज़ के अवशेष है? मानवता के अवशेष हैं, दया के, पशुता के, फिर करुणा की? तो नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुता के। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, जो आरंभिक हिंदी का साहित्य होता है वह कब से मिलने लगता है? 5वीं 6वीं सदी से, 8वीं 9वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से या फिर 3री 4थी सदी से? तो जो आरंभिक हिंदी का साहित्य है वह 8वीं 9वीं सदी से ही मिलने लग जाता है। तो 8वीं 9वीं सदी से ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं 9वीं सदी से। अमरकांत का जन्म ब्लैंक ईस्वी में हुआ था, मतलब 1920 में हुआ था, 25 में, 1930 में, फिर 1935 ईस्वी में। तो क्वेश्चन है कि यह भी आता है कि अमरकांत किस पाठ के रचनाकार की है, मतलब अमरकांत ने किस पाठ की रचना किया है? तो बहादुर पाठ की। तो जो अमरकांत की जन्म हुई थी वह कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, अर्थात इन शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? मोहन, सेना, बचपन या फिर पत्थर? तो आपको सिर्फ अच्छे से इन सभी शब्दों को समझना है। मोहन किसी खास लड़के का नाम है, तो यह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना पूरे झुंड का बात हो रही है सेना, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पत्थर, पत्थर तो हो जाएगा एक द्रव्यवाचक संज्ञा, एक पदार्थवाचक संज्ञा। लेकिन यह जो बचपन है यह भाव का बोध करा रहा है कि हमारा बचपन कैसा था, मतलब कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बचपन। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता या फिर रोने लगता? तो जो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर ने क्या किया था? तो वह चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं लियो टोल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकन, दोस्तोयेव्स्की या फिर उपयुक्त सभी? तो जो रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले जो साहित्यकार हैं वे लियो टोल्स्टॉय हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोशल साइंस में यह भी पूछा जा सकता है कि लियो टोल्स्टॉय की रचना क्या है? तो वार एंड पीस है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टोल्स्टॉय की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, मतलब जो कथक नृत्य है उसके पर्याय कौन माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं वे पंडित बिरजू महाराज को माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कथक नृत्य के पर्याय किसे माने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज को कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भलाई, दूध, सुंदरता या फिर अच्छा? तो आप जानते हैं अच्छा, सुंदरता, भलाई ये तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, लेकिन यह जो दूध है यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से दूध शब्द नहीं है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खां है, जाकिर हुसैन है, बिरजू महाराज हैं, फिर उपयुक्त सभी हैं? तो जित जित मैं निरखत हूँ इस पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरजू महाराज। अज्ञे ने सूत्रपात किया, जो अज्ञे थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्साय नगे, तो वे जो अज्ञे थे उन्होंने सूत्रपात किसका किया था? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या फिर परपद्यवाद का? तो जो अज्ञे थे वे उन्होंने सूत्रपात किया था प्रयोगवाद का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयोगवाद का।
स्वर संधि का उदाहरण है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा संधि है जो कि एक स्वर संधि का उदाहरण है? रामावतार, परमानंद, कबीरवंद, कवि इंद्र या फिर उपयुक्त सभी। तो जो स्वर संधि का उदाहरण है वह इनमें से सभी के सभी हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मदन है, जो मदन है वह क्या है? सोफर का बेटा है, सेन साहब का बेटा है, किरानी का बेटा है, फिर सेन साहब के मित्र का बेटा है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो मदन है वह कौन था। तो मदन अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि मदन क्या था, तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। और गिरधर लाल क्या था? तो सेन साहब के यहाँ किरानी था। तो मतलब कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरानी का बेटा था। मदन है तो मदन एक किरानी का बेटा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरानी का बेटा। अन्य पुरुष खालिस्तान के भेद है। जो अन्य पुरुष है वे संज्ञा का भेद है, विशेषण का भेद है, क्रिया का भेद है, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो जो अन्य पुरुष एक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम का। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। जो पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा था वह किसने बांधा था? पिता ने, माँ ने, भाई ने या फिर बहन ने? तो पंडित बिरजू महाराज को जो गंडा बांधा था वह पिता ने बांधा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिता ने। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद हुए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिएगा, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का, इस पर आप जब टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं, तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद किए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक हैं। ये जो पाठ है लौट कर आऊँगा फिर, यह किसकी रचना है? इस पाठ के लेखक कौन है? प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत या फिर जीवनानंद दास? तो जो जीवन आनंद दास थे उन्होंने ही इसकी रचना की थी, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास इस पाठ के लेखक हैं। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, चीन ने या फिर रूस ने? तो जो जापान पर परमाणु बम गिराया गया था वह अमेरिका ने गिराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। रोन नदी भारत में है, फ्रांस में है, अमेरिका में या फिर रूस में है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी फ्रांस में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोन नदी फ्रांस में है। द्विगु समास नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक द्विगु समास नहीं है? त्रिलोक, इसमें तो संख्या का बोध हो रहा है। द्विगु समास सबसे पहले आप समझ लीजिए कि द्विगु समास किसे कहा जाता है। तो वैसा समास जिसमें संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो त्रिलोक, इसमें 3 संख्या का बोध हो रहा है तो यह तो द्विगु समास है। भाई बहन यह नहीं है। शताब्दी, मतलब शताब्दी का मतलब होता है 100, इसमें भी संख्या का बोध है हो रहा है तो यह भी नहीं होगा। और नवरत्न, तो नवरत्न में भी संख्या का बोध हो रहा है 9, तो यह भी नहीं होगा। तो जो द्विगु समास ये तीनों के तीनों हो जाएंगे, लेकिन यह जो भाई बहन शब्द है यह एक द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, अर्थात द्विगु समास नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाई बहन। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? जो लेखक था वह अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए मांगना चाहता था, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए या फिर फेंकने के लिए? तो लेखक अपने पिता से मछली कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुएं में पालने के लिए। कविता नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि कविता नहीं है? अक्षर ज्ञान स्वदेशी हमारे लिए या फिर शिक्षा और समृद्धि? तो यह जो शिक्षा और संस्कृति है यह एक पाठ है, अर्थात यह एक कविता नहीं है, यह एक निबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति एक कविता नहीं है। मोहारा नदी शहर से दूर थी। जो मोहारा एक नदी का नाम है, पूछा यह जा रहा है कि मोहारा नदी शहर से कितनी दूर थी? 1 मील दूर थी, 2 मील, 3 मील या फिर 4 मील? तो मोहारा नदी शहर से 3 मील दूर थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहारा नदी शहर से 3 मील दूर थी। राजदूत में है, जो राजदूत एक शब्द है और पूछा यह जा रहा है कि राजदूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, क्रमधारय समास या फिर द्वंद्व समास? तो राजदूत में तत्पुरुष समास है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आविन्यो खालिस्तान नदी के किनारे अवस्थित है, मतलब आविन्यो ऐसा कौन सा नदी है जिस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, रोन, व्यास या फिर ब्रह्मपुत्र? तो जो आविन्यू है यह रोन नदी के किनारे अवस्थित है। और क्वेश्चन इससे पहले आपने पढ़ा उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि रोन नदी किस देश में है? तो फ्रांस देश में है। रोन नदी फ्रांस देश में है और रोन नदी के किनारे ही आविन्यू अवस्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोन।
गिरधर लाल है। जो गिरधर लाल है वह क्या है, कौन है? सेन साहब का मित्र है, सेन साहब का भाई है, मदन का पिता है, फिर सेन साहब का पड़ोसी है। तो अगर गिरधर लाल पूछा जाए तो गिरधर लाल मदन का पिता हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में मदन का पिता नहीं रहे तो ऑप्शन में घुमा के यह दिया जा सकता है कि सेन साहब का किरानी। तो जो गिरधर लाल था वह सेन साहब के यहाँ क्लर्क का जॉब करता था, किरानी का नौकरी करता था, और वह मदन का पिता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरधर लाल मदन का पिता है। संतु किसके कारण कांप रहा था? ठंड के कारण, डर के कारण, खुशी के कारण, या फिर दर्द के कारण? तो जो संतु है वह ठंड के कारण कांप रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, संतु ठंड के कारण कांप रहा था। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, या फिर कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता है। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? मैक्स मूलर के अनुसार ऐसा कौन सा देश है जो कि सर्वविध संपदाओं से और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, चीन, या फिर भारत? तो हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार भी और हम लोगों के अनुसार भी भारत ही एक ऐसा देश है जो कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को रेड बटन को सब्सक्राइब कर दे और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरुद्दीन का जन्म खालिस्तान में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, फिर कलकत्ता में। तो जो कमरुद्दीन था उसका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पूर्णजन्म, वागीश, जगन्नाथ, या फिर उपयुक्त सभी? तो इनमें से जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वह पूर्णजन्म है, क्योंकि वागीश और जगन्नाथ ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, लेकिन जो पूर्णजन्म शब्द है यह व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्णजन्म। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां निवासी कहाँ के थे? डुमराव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा के, या फिर पटना के? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन खां, तो वे निवासी थे डुमराव के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा, डुमराव के। मछली कहानी के लेखक हैं, तो किस कहानी के कौन से लेखक हैं? इसका अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और सभी को अच्छे से बताते हुए चलेंगे कि किस कहानी के लेखक कौन है, किस लेखक के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है। तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो मछली कहानी है इसके लेखक कौन है? सांवरदई, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास, या फिर विनोद कुमार शुक्ल? तो जो मछली कहानी है इस कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। धर्म आत्मा का संधि विच्छेद होगा, ध जोड़ आत्मा, धर्म उत्तम जो आ, धर जोड़ आत्मा, या फिर धर्म जोड़ आत्मा? तो हमने आपको बताया था कि संधि विच्छेद उसे कहा जाता है जो दो ऐसे शब्दों से बनता है जिन दोनों शब्दों का एक अपना अपना अर्थ होता है। तो धर्म जोड़ आत्मा से ही धर्मात्मा का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्म जोड़ आत्मा ही धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। जन्म से ही पागल थी, मतलब जन्म से ही पागल कौन थी? लक्ष्मी, पापाती, मंगू, या फिर सीता? तो जो जन्म से ही पागल थी वह मंगू थी और गूंगी भी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म से ही पागल कौन थी? तो मंगू थी। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। और जो आपने वीडियो के बीच में देखा टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, अब टेलीग्राम ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें रोज 8 बजे क्विज करवाया जाता है। और अगर आप रोज क्विज कीजिएगा तो आपके याद किए हुए क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएंगे। और यह हमारे क्रैश कोर्स का 4था क्लास था, इसके बाद इसका 12 क्लास और लाया जाएगा। और अगर आप इसके सिर्फ 16 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% हिंदी के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को हम तक पहुँचा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।